अब देखिए, टाइगर तो हमने पिछले कुछ दिनों खूब देखे, अब आपको कुछ अलग दिखाते हैं। पिछले वीडियो में हम थे हम्पी में, जहां स्लॉथ बेयर्स के बिहेवियर को देखा, समझा और जाना दारोजी स्लॉथ बेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इस वीडियो में हम दारोजी से मैसूर आ चुके हैं और 2 दिन तक घूमेंगे रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी में। ये 40 एकड़ की बर्ड सेंचुरी मैसूर से कुछ दूर कावेरी रिवर के बैंक्स पर बनी है और यहाँ हर साल हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और नेस्टिंग करते हैं। उनमें से हैं ये स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स, जो हर साल रंगनथिट्टू बहुत बड़े बड़े फ्लॉक्स में आते हैं। तो चलिए पॉपकॉर्न ले आइए, फोन म्यूट पर कर दीजिए क्योंकि वीडियो शुरू होने वाला है। So it's our last day in Hampi and ये जिस होम स्टे में हम रुके हुए हैं, इट्स अ वेरी नाइस लिटिल प्रॉपर्टी, घर जैसा फील होता है आपको एकदम। और यहाँ का खाना बहुत अमेजिंग है। मेरा फेवरेट केसरी भात, उसके बाद है इडली, अप्पे है, कोकोनट चटनी विच इज़ वेरी गुड, एंड देन फाइनली यू हैव दैट लस्सी। हम लोग लस्सी बोलते हैं, छाछ बोलते हैं एक्चुअली, आई डोंट नो कन्नड़ा में उसको क्या बोलते हैं, बट दिस इज समथिंग आई थिंक विच इज़ कॉमन ऑल अक्रॉस द कंट्री ओनली, एंड इट्स एक्चुअली वेरी टेस्टी एंड वेरी हेल्दी। आज का दिन मेरे लिए ट्रैवल में ही गया। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद हम्पी से निकले और करीब 8 घंटे में हम मैसूर पहुंचे, जहां एक होटल में चेक इन किया और दिन यहीं खत्म हो गया। अब बारी आई रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी देखने की। 4 बजे होटल से निकले और 35 मिनट्स ड्राइव करके हम रंगनथिट्टू के गेट पर पहुंच गए, जहां हितेश हमारा वेट कर रहा था। So we have reached रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी एंड सामान वामान ले लिया, बट एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया। हम आज कार्ड्स भूल गए हैं, मेमोरी कार्ड्स भूल गए हैं होटल में। सिर्फ एक मेमोरी कार्ड है हमारे पास 160 GB का, वो भी गलती से साथ में आ गया। तो सारे कैमरास तो अंदर नहीं ले जा पाएंगे। वी गोना ट्रैवल लाइक गुड ओल्ड डेज। एक 400 आज मेरे पास रहेगा, इसके अलावा 600, 70, 200, 16 नथिंग इज गोइंग इनसाइड। सो लेट्स गो। सो हितेश इज जॉइनिंग अस टुडे। हितेश से हाय। यहाँ पे रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी के बाहर आपको खाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग कॉर्न की प्रकार मिल जाएंगे। यहाँ पे गरम गरम मसाला पॉपकॉर्न बना करके देते हैं वो, एंड साथ में स्वीट कॉर्न भी है और इतनी अच्छी खुशबू है दैट आई कुडंट रियली रेजिस्ट। सो 7 साल पहले, एंड आफ्टर 7 years आई एम कमिंग हियर, और फिर यही बताया जा रहा है कि पेलिकन्स का जो मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। फिर टिकट काउंटर से आज का टिकट लेकर पहुंचे बोटिंग एरिया में। पेलिकन्स दिख चुके हैं, पूरी कॉलोनी है पेलिकन्स की यहाँ पे, एंड दिस इज काइंड ऑफ मोटिवेटिंग मी टू कम इन द मॉर्निंग ऑल्सो, बिकॉज द लाइट विल बी बेटर इन द मॉर्निंग एंड रश भी कम होगा। रंगनथिट्टू इज जस्ट 20 minutes अवे फ्रॉम मैसूर, सो इफ यू आर स्टेइंग इन मैसूर यू कैन ईजिली कम ओवर हियर। भीड़ आपको मिलेगी क्योंकि यहाँ पे लोग पिकनिक के उससे आते हैं, और हम भी पिकनिक मूड में ही आ गए, बट अंदर जा रहे हैं। पूरा बोट बुक किया हमने। आज यहाँ बहुत भीड़ थी और शाम को आपको अक्सर फैमिलीज और बाहर से आए टूरिस्ट मिलेंगे, तो खास फोटोग्राफी करना मुश्किल है। और ये बच्चे प्यारे तो बहुत थे, पर हमारी बर्ड उड़ाने में इनका प्रथम किरदार होने वाला था, तो इसलिए भीड़ को पीछे छोड़कर हम बढ़िया लाइट में निकल पड़े पेलिकन्स ढूंढने। यहाँ पर्सनल और शेयरिंग दोनों बोट्स का ऑप्शन अवेलेबल है, तो हमने पर्सनल बोट ली क्योंकि शेयरिंग में हमें घंटों भर पेलिकन्स के एक फ्लॉक के आगे कोई खड़े होने नहीं देने वाला था। So the light is beautiful and there are some huge colonies or large colonies of pelicans all over the trees sitting over there. They're coming, पानी में जा रहे हैं, कुछ twigs उठा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। और वो जो against light pelicans की पानी पीते हुए shot है, these are the areas where they are usually shot. I can see the Dalmatian pelican, Rosy, let's see, can't really have my eyes on a Rosy pelican. Egret तो बहुत बैठे ही है और stockbill भी है। और Rosy pelican दिखता है क्या यहाँ पे? No मैडम, रोजी पेलिकन नहीं है, तो सिर्फ डाल्मेशियन ही है। और भरतपुर में जो हम देखते हैं वो ज़्यादातर रोजी पेलिकन है। कॉर्मोरेंट्स बहुत है और क्रोकोडाइल्स तो है ही। सो लेट्स स्टार्ट विद द शूट। करीब आधी घंटे की कोशिश के बाद भी हमें वो इमेजेस नहीं मिले जो इमेजिन किए थे।
तो इसलिए हमने फैसला किया कि कल मॉर्निंग भी रंगनाथिट्टू का एक राउंड लेकर ही वापस जाएंगे। फिर हम पहुंचे पुजारीज फिशलैंड और वहाँ हमने ट्राई किया नीर डोसा। So we have come here in a place called Pujari's Fishland and I am told that here we get very good South Indian dosa वगैरह ना, या और भी कुछ चीज़। नीर डोसा इम्पोर्टेंट। नीर डोसा, what is नीर डोसा? नीर means water. नीर means water, but yeah, it's kind of very soft dosa. Very nice. Okay, so we are here to have नीर डोसा। ऐसा है क्या कि सिर्फ मैसूर में मिलता है? Normally it's a सब जगह common। मिल जाता है कर्नाटक। Okay. बट यहाँ का फेमस है। ओके, सो पुजारीज फिशलैंड। यहाँ का नीर डोसा मैंने सुना है कर्नाटक का बहुत फेमस है। टेस्ट इंटरेस्टिंग। दिस इज टोटली, आई मीन दिस डजंट हैव एनी मसाला और सॉल्ट, दिस इज टोटली प्लेन एंड इसको आप खाते हो टमाटर की सब्ज़ी के साथ, तो सारा टेस्ट जो है वो मेनली सब्ज़ी का ही है। सब्ज़ी अच्छी बनी है, इट हैज़ अ गुड टेस्ट। बेसिकली टमाटर का तड़का जैसे हम लोग लगाते हैं नॉर्थ इंडिया में, टमाटर का तड़का ही है जिसको हम डोसे के साथ खा रहे हैं। एंड वी हैव कर्ड राइस। कर्ड राइस अगर साउथ इंडिया में कुछ नहीं समझ आए तो जस्ट गो टू द होटल एंड ऑर्डर कर्ड राइस बिकॉज दिस कैन नॉट गो रॉन्ग। सो आई थिंक आई एम गोना एंजॉय द कर्ड राइस नाउ। आज मॉर्निंग जरा जल्दी हुई, 5:30 बजे उठे और बर्ड सैंचुरी के लिए निकल गए। वहाँ पहुँच तो गए पर लाइट बहुत कम थी। सो इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हम लोग पहुँच गए रंगनाथिट्टू बर्ड सैंचुरी वापस से। कल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था बोटिंग का, लाइट वगैरह बहुत सुंदर थी और पेलिकन्स भी काफ़ी मात्रा में हैं यहाँ। डाल्मेशियन ही दिखे कल मुझे, कुछ अच्छे शॉट्स भी आए, तो इसीलिए आई डिसाइडेड कि मॉर्निंग में एक बार फिर से आएंगे। भीड़ कम होती है मॉर्निंग में, अभी तो खाली है, कोई और है भी नहीं। और 6 बजे के करीब होटल से निकल गए थे, अंधेरा ही था तब। सनराइज़ अभी तक प्रॉपरली हुआ नहीं है, हल्की फुल्की लाइट है और सनराइज़ होने वाला है आई थिंक इन अदर 15-20 मिनट्स में एंड देन वी आर गोना शूट सम मोर पेलिकन्स इन गोल्डन लाइट। हमारा टारगेट था सनराइज से पहले पहुंचकर सब सेट कर लें ताकि गोल्डन आवर पेलिकन्स के सामने ही शुरू हो। एंट्री के वक्त थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाएंगे, सीधे चलेंगे तो आपको एक बोटिंग स्टैंड दिख जाएगा। जस्ट एंटर द बोटिंग स्टैंड, कीप वॉकिंग एंड कल ही वही जगह है जो पूरी भरी हुई थी, जहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं थी चलने की। आज पूरी खाली है। सो बस यहाँ से आएंगे और नीचे आपको काफ़ी सारे बोट्स दिख जाएंगे एंड हियर द बोटिंग स्टार्ट्स। ये देखिए, इसे कहते हैं शांति। सुख चैन से फोटोग्राफी करनी हो तो आपको ऐसा माहौल चाहिए। अब आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि हर चीज़ का एक वक्त होता है और अपने बढ़िया शॉट्स लेने का वक्त आ गया था। इतने में पेलिकन एक्टिविटी भी शुरू हो गई। अर्ली मॉर्निंग की मिस्ट और हल्की हल्की लाइट, सारा माहौल एकदम परफेक्ट था। स्पॉटबिल पेलिकन्स विंटर्स में अक्सर माइग्रेट करके नेस्टिंग के लिए रंगनाथिट्टू आ जाते हैं। ये एक एक करके स्टिक्स उठाते हैं और पेड़ों पर जाकर चिक्स कंफर्टेबली और सेफली हैच करने के लिए नेस्ट्स बनाते हैं। ये अपने बॉन्ड्स यानी रिलेशनशिप्स हर साल ब्रीडिंग सीजन से पहले बनाते हैं। इनके नेस्ट्स अक्सर ऐसे एरिया में मिलेंगे जहाँ फूड सोर्स यानी फिशेस की पॉपुलेशन काफ़ी हो। ताकि ब्रीडिंग सीजन में इन्हें कोई परेशानी नहीं हो। So a lot of pelican activities happening in the morning. अभी गोल्डन आवर तो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, लाइट हार्श हो चुकी है, पर पेलिकन्स आते हैं, पानी में डिप करते हैं, स्टिक्स उठाते हैं, ग्रास उठाते हैं, क्योंकि नेस्टिंग चल रही है पेलिकन्स की पेड़ों पे और काफ़ी पेड़ों पे बहुत सारे पेलिकन्स और चिक्स देखने को मिलेंगे आपको और कॉन्स्टेंटली वो आ जा रहे हैं पानी में, तो कहीं ना कहीं आपको एक आधा शॉट ऐसा ज़रूर मिल जाता है और बहुत चांसेस मिलते हैं उस शॉट के। और अदरवाइज़ ऑल्सो अगर आप फोटोग्राफी में नहीं है तो यहाँ पे आके बैठना बोट में और बर्ड्स की आवाज़ सुनना और इस लाइट को एंजॉय करना इज़ रियली गुड। सुबह की बढ़िया लाइट में कुछ पेलिकन्स शूट करके हमें लगी भूख, तो हम पहुंचे ब्राह्मण्स कैफ़े। वी आर हियर टू ट्राई सम ऑथेंटिक साउथ इंडियन एंड और कोई जगह तो मिली नहीं, ब्राह्मण्स कैफ़े एक जगह ऑनलाइन मुझे मिली है और मैंने सुना है कि यहाँ का साउथ इंडियन बहुत अच्छा है, तो खा करके देखते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो हम थोड़ा कंटामिनेटेड साउथ इंडियन मिलते हैं। जहां ब्रेकफास्ट करने के बाद टाइम आया मुदुमलाई जाने का।
क्रिसमस की शाम थी और होटल कहीं मिल नहीं रहा था, तो हम मसीनागुडी पहुंचे और जो पहला होटल अवेलेबल दिखा वहीं चेक इन कर लिया। वी हैव फाउंड अ रूम, वी हैव फाउंड अ प्लेस टू स्टे फाइनली। बेसिक है बट आज के दिन बेसिक होटल्स के भी रेट्स बहुत हाई हैं बिकॉज ऑफ द डिमांड अगेन। 2 रूम्स मिले हैं जैसे तैसे करके। वी आर इन मसीनागुडी राइट नाउ एंड मसीनागुडी इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपको रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपको मुदुमलाई जाना है तो मुदुमलाई में भी आप रुक सकते हैं और आप बंडीपुर में भी रुक सकते हैं। बंडीपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स अबाउट एट बेस्ट 20 मिनट्स ड्राइव। हम लोग बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा फंस गए थे, तमिलनाडु कर्नाटका बॉर्डर पे, और मसीनागुडी से भी 10-15 मिनट का ड्राइव होगा मुश्किल से। हम मसीनागुडी में रुके और कल हम मुदुमलाई सफारी के लिए जाने वाले हैं। सो इट्स अनदर डे इन सदर्न इंडिया एंड चेकआउट कर रहे हैं, सामान वामान सब पैक कर लिया है। द एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्लेस वॉज नॉट वेरी गुड, बहुत मज़ा तो नहीं आया, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी ये जगह डेफिनेटली। और इसके अलावा अब जाएंगे मुदुमलाई। मुदुमलाई में सफारीज़ का थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो वो सॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आज 25 दिसंबर है, मेरी क्रिसमस। तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। फ़िलहाल की जो इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फ़िलहाल की इन्फॉर्मेशन से ये पता लग रहा है कि एक बफर जोन है, वहाँ पे आप अपना प्राइवेट व्हीकल भी लेके जा सकते हैं, तो कोशिश करेंगे अपनी गाड़ी लेके जाने की। आज का दिन क्रिसमस का दिन था, यानी छुट्टी का दिन था, तो सफारी मिलने में बहुत ज़्यादा फाइट थी। इसलिए सुबह उठे, सामान बांधा और निकल गए मुदुमलाई टिकट काउंटर की तरफ। मसीनागुडी से करीब 6 किलोमीटर दूर है मुदुमलाई का जो टिकट काउंटर है, वहीं पर आ गए हैं और यहीं से सफारी पता करते हैं क्योंकि अभी तक कोई खास इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है सफारी के बारे में। गाड़ी आपको नीचे पार्क करनी पड़ती है एंड देन यू गो टुवर्ड्स द अपर साइड। वहाँ पे टिकट काउंटर है, पूछते हैं क्या सिस्टम हो सकता है सफारी का। अब टिकट काउंटर पे पहुंच तो गए, पर यहाँ की लाइन देखकर सफारी के इरादे जरा डगमगाने लगे। इट्स अ नेवर एंडिंग क्यू ओवर हियर। यहाँ पे आपको 3 तरीके की सफारी मिलती है। एक आपको सफारी मिलती है गवर्नमेंट की जीप सफारी, जो कि आपको 1 घंटे के लिए जंगल के अंदर कोर का राउंड लेकर के आती है। दूसरी आपके पास है बस सफारी, जो कि ऑफकोर्स शेयर्ड व्हीकल है और ड्यूरेशन वही है पर कोर के अंदर ही जाती है। तीसरी आपको मिलती है बफर की सफारी, जो प्राइवेट व्हीकल्स में होती है और मसीनागुडी एरिया में होती है जहाँ पे हम रुके हुए थे। मसीनागुडी से हम वापस आ चुके हैं और कोशिश ये है कि कोर का टिकट मिल जाए। टिकट अवेलेबिलिटी भी बहुत मुश्किल ही है यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। थोड़ी देर वेट करके देखते हैं, अगर टिकट मिल गया तो बढ़िया, अदरवाइज प्रॉबेबली विल गो टू द बफर जोन ओनली। मसीनागुडी एरिया वो पूरा मुदुमलाई ही है और वहाँ से वापस आ जाएंगे राउंड लेकर। पता चला कि जिप्सी की सफारी तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है और बस की भी कुछ खास टिकट्स बची नहीं है, तो जो मिला फटाफट चुपचाप ले लिया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। आज मैं करूँगी अपनी लाइफ की सबसे सस्ती सफारी। वी गॉट द टिकट फॉर बस सफारी और कुछ अवेलेबल नहीं था, तो फाइनली ये बस मिल गया हमको सफारी पे जाने के लिए। अब देखिए, सच पूछें तो ये 1 घंटा मुझे जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि ये मेरी पहली बस सफारी थी और अब तक की सबसे सस्ती सफारी थी। और इस 680 रुपए की टिकट को हमने भी खूब वसूला। इरशाद ने तो बस से भी ट्रैकिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये आज हमारे साथ जा रहे हैं 70-200 7200। थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं पहली सफारी है जिसमें सिर्फ 7200 लेंस लेके जा रही हूँ और कुछ नहीं है। बट एनिमल मूवमेंट भी अभी कम ही है अंदर, ना के बराबर ही। इनफैक्ट बाहर लोगों में कह रहे थे आप सफारी में क्यों जा रहे हो, कोई पॉइंट नहीं है। बट सिंस आई वांट टू सी द जंगल, आई वांट टू सी द फॉरेस्ट एंड आई वांट टू एक्सपीरियंस, तो इसलिए हम जा तो रहे हैं अंदर। देखते हैं कैसे रहता है। मुदुमलाई का जंगल काफी हरा भरा है, सुंदर है और प्रे बेस भी अच्छा है, इसलिए हमें जो मिला हमने शूट किया। ये देखो जिस तरीके से डिपार्टमेंट ने रोड मेंटेन कर रखा है, मैंने साउथ में देखा है कि काफ़ी अंदर तक झाड़ियाँ साफ़ करते हैं ताकि विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाए एनिमल दिखने की ना। अगर यही झाड़ियाँ बिल्कुल रोड के बाजू में रहेंगी तो कुछ भी नहीं दिखेगा एनिमल। अगर कुछ आएगा भी तो सिर्फ रोड पे देख सकते हो, अदरवाइज साइड में देख ही नहीं सकते। और ये देखो राइट और लेफ्ट में काफ़ी अंदर तक झाड़ियाँ और लंटाना हटा रखी है, अगर मतलब साइटिंग के चांस ज़्यादा हो जाते हैं इससे ना। तो पार्क में से करना चाहिए सभी को कम इस तरीके से। 50 मिनट्स इनटू द सफारी और काफ़ी सारे डियर के हर्ड्स हमें मिल रहे हैं बैक टू बैक। स्पॉटेड डियर्स ही हैं और कुछ नहीं दिखा। और इससे ये पता लगता है कि
पे इतना है तो प्रेडेटर भी अंदर कहीं ना कहीं है। इन लोगों को भी दिखे हैं बिग कैट्स बट बहुत फ्रीक्वेंट साइटिंग्स नहीं है। इसका एक रीज़न है, अगेन यहाँ पे ज़्यादा रूट्स नहीं है, एक ही रोड है जिस पर हम घूम रहे हैं और बस उसी पे हम सर्कल करते जा रहे हैं। इसके अलावा किसी रोड पे वो लेके गए नहीं है और 1 घंटे में आई डोंट थिंक दैट दे कैन मैनेज दैट मच ऑल्सो। 1 घंटे में वो कितना घुमा लेंगे, तो इसी रोड पे हम घूम रहे हैं और दैट इज़ ऑल व्हाट वी कैन सी। एक जंगल में अगर रूट्स बढ़ा दिए जाए, विजिबिलिटी बढ़ा दी जाए तो साइटिंग अपने आप बढ़ने लगती है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा रास्ते मुझे दिख नहीं रहे। टिकट का एक और फ़ायदा है, इससे आप एलिफेंट फीडिंग देख सकते हैं। एलिफेंट फीडिंग बेसिकली यहाँ पे एक एक्टिविटी है जहाँ महावत के हाथियों को खाना खिलाया जाता है। एंड इफ़ यू वांट टू गो देयर एंड सी दैट यू कैन। यहीं पे कहीं पे पास में होती है शायद एलिफेंट फीडिंग, तो यहाँ से टिकट वापस लेके बस से फिर आप बढ़ सकते हैं एलिफेंट फीडिंग की तरफ। पर हम उसको स्किप करने वाले हैं क्योंकि भूख अपनी फीडिंग पहले कर लें ज़रा, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो एलिफेंट को बाद में फीड होता देखेंगे, पहले ढूंढते हैं कोई रेस्टोरेंट क्योंकि आई एम सुपर डुपर हंग्री राइट नाउ। मुदुमलाई से निकलकर टाइम था एक और रोड ट्रिप का। सो अब टाइम है मुदुमलाई से निकलकर ऊटी जाने का। मुदुमलाई हमारा 20th टाइगर रिजर्व था और तमिलनाडु का पहला टाइगर रिजर्व था। तो अब चलते हैं ऊटी और 2 दिन रुकेंगे ऊटी में, नहीं एक्चुअली 3 दिन रुकेंगे ऊटी में, आज कल और परसों। फ्लाइट आज भी बहुत टफ है, रूम मिलने की बैंड बजी हुई है, कहीं पे रूम मिलने को तैयार नहीं है। आई वुड रिकमेंड यार क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे तो अपने घर पे ही रहो, हाल नहीं है बिल्कुल बाहर आने का। एंड बेकार होटल्स भी ऐसे प्राइजेस पे रूम ले रहे हैं, एका दुक्का रूम है उनके पास। कल वाला भी बहुत बेकार था। सो अब जाते हैं ऊटी में होटल ढूंढते हैं और उसके बाद फिर 2-1 दिन वहाँ पे काटते हैं। आराम से नारियल पानी पीते हुए हम फाइनली पहुंच गए ऊटी, जहां पहला फोकस था होटल ढूंढना और दूसरा फोकस था खाना खाना। सो हम पहुंच गए हैं ऊटी और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है और मुझे अपने हिमाचल की याद आ रही है कसम से। और मौसम बढ़िया हो रहा है और यहाँ पे भुट्टे भी मिल गए हैं, तो लेट्स हैव सम भुट्टास फर्स्ट। तो फाइनली कमरे मिल गए हैं। खूब टफ फाइट थी बट अभी क्रिसमस वाइब्स आ रही है क्योंकि एकदम मौसम ठंडा हो गया है। एंड वी हैव चेक्ड इन। आई ऑल्सो गॉट सम क्रिसमस केक एंड देयर इज ब्यूटीफुल डेकोरेशन ऑफ क्रिसमस ऑल्सो। आई डू मिस माई होम, झूठ नहीं बोलूँगी सच में, क्योंकि घर पे कोई भी त्यौहार हो ना वो अच्छे से ही मनाया जाता है। खाना ढूंढते ढूंढते हम पहुँच गए हैं इस रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट मतलब ढाबा स्टाइल है एंड दिस इज़ इन ऊटी। ऊटी में कहीं पे भी लाइट खाना दिख नहीं रहा था, हर जगह वो बटर मसाला और वो सारा फुल मसाला था। तो यहाँ पे आकर के जैसे ना तैसे समझा दिया गया है कि मसाला थोड़ा हल्का रखना है। और डोसा है सबसे पहले, प्लेन डोसा, इट वाज रियली गुड। एंड हियर दिस सर्व्ड सम टमाटर की चटनी ऑल्सो। ये पहले कहीं नहीं मिली है बट काफ़ी सही है ये, जो यहाँ पे खाई हमने। अगले वीडियो में हम चलेंगे मुदुमलाई से ऊटी, जहां आपको एक ऐसी सीक्रेट लोकेशन बताऊंगी जो देखे बगैर ऊटी से वापस आना गुनाह है। फिर जाएंगे पोलाची, जहां 3-4 दिन टीम ATR की कुकिंग स्किल्स टेस्ट होंगी। न्यू ईयर मनाकर निकलेंगे वालपराई के लिए लाइन टेल मकैक्स को शूट करने और उन्हें शूट करके जाएंगे अनामलाई टाइगर रिजर्व के बहुत अंदर जंगल के इस गेस्ट हाउस में रहने, जहां घंटों भर हमें कोई नहीं मिलने वाला।